देखिए, ये आपकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है, पीपल एज रिसोर्स, और आपकी टर्म 1 में इकोनॉमिक्स के केवल 2 ही चैप्टर डाले गए हैं। चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एंड चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। देखिए, आप इस चैप्टर में एक्चुअली में देखें तो 12th में आपके पास एक बुक होती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और एक अनएम्प्लॉयमेंट। इन 2 चैप्टर्स के मिक्सचर से ये आपका एक चैप्टर बना है। कुछ बातें काट दी गई, काम की बातों को रखा गया, और चैप्टर स्कैटर्ड है। यहाँ लोगों को एज रिसोर्स भी शो किया गया, यानी कि एज एन एसेट, और साथ ही साथ एज अ लायबिलिटी भी उनको शो किया गया। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके साथ साथ हम इस चैप्टर को पढ़ते चलेंगे, तभी वो हमारे समझ में आएगा। देखिए, पीपल एज रिसोर्स का मतलब क्या है? रिसोर्स यानी कि हमारी किसी भी चीज में कोई चीज हेल्प करे, ब्रॉडली। हालांकि टेक्निकल डेफिनेशंस आप इसकी रिसोर्स की क्लास 10th की ज्योग्राफी में फर्स्ट ही चैप्टर रिसोर्सेज उसमें पढ़ेंगे। देखिए, रिसोर्स यानी कि हमारे लिए कैसे ये चीज फ्रूटफुल है। तो इस चैप्टर में हमारे लिए कौन से लोग रिसोर्स हैं? जो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन है। वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब है 15 to 59 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 15 to 59 ईयर्स। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है वो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। तो क्या ये अनएम्प्लॉयड, ये जो व्यक्ति है ये अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, उसके अंदर ऐड किया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस में? तो आप कहेंगे हाँ जी किया जाएगा। लेकिन एक 60 ईयर्स का बंदा अगर अनएम्प्लॉयड है तो आप उसको अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस के अंदर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि लोग रिसोर्सेज कब हैं। देखिए, जब कोई चीज़ हमारे लिए एसेट है, जब वो हमारी जीडीपी के अंदर, हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स के अंदर कोई व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे देश का, जीडीपी भी नहीं बोलेंगे हम, जीएनपी बोलेंगे। देखिए, एक बेसिक डिफरेंस है। जीडीपी का मतलब है कि आपके देश में बेसिकली, हालांकि बहुत ब्रॉड टर्म है, इसको समझने के लिए आपकी 12th की इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। पहले देखिए, आपके देश के अंदर, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो चीज बनी, चाहे आपके लोगों ने बनाई चाहे बाहर के लोगों ने बनाई, वो आपके देश की जीडीपी। जीएनपी जो है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, वो कहता है कि आपके देश में और बाहर के देश में आपके लोगों ने, यानी कि आपके सिटीजन्स ने जो कंट्रीब्यूशन किया किसी चीज को बनाने में, वो जीएनपी है। तो वो व्यक्ति जो देश की जीएनपी को बढ़ाएं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं, वो हमारे लिए एसेट हैं। और जब वो एसेट है तो वो रिसोर्स है। कुछ ऐसे लोग हैं जो लायबिलिटी कैसे हैं कि वो कोई काम नहीं करते, वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते, और इन वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं, वो लायबिलिटी है। अब एक फैमिली के अंदर हम देखा जाए, एक फैमिली को हम बेसिस मानते हुए उसके अंदर स्टडी करते हैं। एक फैमिली में मान लीजिए 2 वर्किंग पीपल हैं और 8 डिपेंडेंट हैं इनके ऊपर। तो ये 8 लोग लायबिलिटी हैं, जबकि ये 2 लोग जो हैं वो एसेट है, वो एसेट्स हैं। आपकी जीएनपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आपका फायदा करवा रहे हैं, वही एसेट है। और पीपल एज रिसोर्स का मतलब एसेट्स। अब हम ये देखेंगे कि इन एसेट्स की क्या क्या ऐसी खास बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। देखिए, ह्यूमन कैपिटल हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, ह्यूमन कैपिटल। और एक चीज होती है जी ह्यूमन रिसोर्स। एसेट कौन है? यानी कि ये लोग आपके लिए एसेट हो सकते हैं, लायबिलिटी हो सकते हैं। इससे ज्यादा की उम्र यानी कि 60 और 14 से, यानी कि 15 से पहले, ये तो लायबिलिटी है, सीधा सीधा दिख रहा है। इन लोगों में भी कुछ लोग लायबिलिटी हो सकते हैं। ये आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं। अब इन रिसोर्सेज को आप कैसे कैपिटल में टर्न करेंगे? देखिए, कैपिटल का मतलब मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था कि स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। जो हमारे अंदर स्किल्स, नॉलेज और एक्सपर्टीज हैं, दे आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। द स्टॉक ऑफ स्किल्स,
नॉलेज एंड एक्सपर्टीज एम्बॉडीड इन ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन रिसोर्स, ये ह्यूमन रिसोर्स है, आप इसको कैपिटल में टर्न कर सकते हो। एक व्यक्ति में आप किसी इंसान को यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? उसको स्किल्स प्रोवाइड करवा के, उसको नॉलेज प्रोवाइड करवा के। अब नॉलेज कहाँ से आएगी? एजुकेशन से। स्किल्स कहाँ से आएगी? जब उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखेगा। एक्सपर्टीज कहाँ से आएगी? जब उस चीज़ को परफॉर्म करेगा। देखिए, एक MBBS का जो स्टूडेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन जब वो एक डॉक्टर बन जाएगा तो वो क्या बन गया जी? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल। जब तक वो स्टूडेंट रहा वो एक रिसोर्स है। आप उसको कैपिटल बनाने की ये जो प्रोसेस है, जो MBBS से डॉक्टर बनने के बीच में जो उसने एजुकेशन एक्वायर की, जो उसने स्किल्स एक्वायर की, जो उसने एक्सपर्टीज एक्वायर की, जो उसने नॉलेज एक्वायर की, वो प्रोसेस थी ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स को एक ह्यूमन कैपिटल में बना देने की। सिमिलरली एक इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है वो रिसोर्स है, लेकिन जब वो एक इंजीनियर बन जाता है तो ह्यूमन कैपिटल है। और ह्यूमन कैपिटल जो भी होता है वो हमारे लिए एसेट है, वो हमारे लिए रिसोर्स है, और वो हमारी GNP के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स में। देखिए, क्लास 12th में भी आप सेम इसी तरह से पढ़ेंगे। अब ये जो प्रोसेस है कि आपने कैसे बनाया जी, अब इस प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे। देखिए, अब हम उस प्रोसेस को समझते हैं जिससे ह्यूमन कैपिटल को, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को आप ट्रांसफॉर्म कर देंगे ह्यूमन कैपिटल के। देखिए, हम बेसिकली देखें तो इसके बहुत से वो हो सकते हैं, लेकिन आपके यहां पर दो दिए गए हैं। एक है जी एजुकेशन, हम सभी को ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। एक है जी हेल्थ, एक है जी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये तीन 12th में आप 5 पढ़ेंगे, ये 3 हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये एक्स्ट्रा है आपके लिए। देखिए, एजुकेशन का हमने देखा कि आपने ह्यूमन कैपिटल, यानी कि यही आपकी ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस की ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल बनाया। आपने एक MBBS के स्टूडेंट को एक डॉक्टर बनाया, तो आपने जी क्या क्या किया? सर, आपने सबसे पहले उसको एजुकेशन दी इस फील्ड से रिलेटेड, फिर धीरे धीरे उसने अपने अंदर स्किल्स डेवलप की, फिर आपने उसको प्रैक्टिस करवाया, परफॉर्मेंस उसकी देखी, तो उसके पास धीरे धीरे एक्सपर्टीज आई। इस एजुकेशन से स्किल्स भी आई और इस एजुकेशन से उसकी नॉलेज भी बढ़ी। तो ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस में आप एक बात देखें, आपने उसको एजुकेशन तो दी, डेफिनेट हो गया फर्स्ट। हेल्थ कहाँ आई? सर, एक बार इमेजिन कीजिए, ड्यूरिंग द कोर्स उस व्यक्ति को यदि कोई ऐसी बीमारी हो जाए, उसको ऐसी इलनेस हो जाए कि वो जा ही नहीं सकता, अपने लेक्चर अटेंड ही नहीं कर सकता, तो क्या वो ये एजुकेशन ले पाएगा? नहीं। क्या उसके अंदर नॉलेज डेवलप होगी? नहीं। चलो, ये भी उसने कर लिया किसी तरीके से, कहीं भी तरीके से, वो खुद सेल्फ स्टडी करके या किसी और तरीके से, क्या वो स्किल्स एक्वायर कर पाएगा? क्या वो एक्सपर्टीज, क्योंकि वो परफॉर्म तो कर ही नहीं पा रहा है वहां पे, वो उन गलतियों को कैसे सीखेगा? जब वो करते करते वो करेगा, जब डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट डॉक्टर्स के सामने उन गलतियों को रिपीट करेगा, तो डॉक्टर्स उसको समझाएंगे कि ये नहीं, ऐसे। तो ऐसे में यदि कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो गया तो ये सब चीजें तो बेकार हो गई। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है, ये तीसरी वाली है। इस केस के अंदर कहाँ होगी? वो होगी कि जब आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, आपकी जब आपको पोस्ट दी जाएगी, आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे, और आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के नीचे काम करेंगे, सीखेंगे, दैट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग फर्म्स भी करवाती। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है कि एजुकेशन ले आए, हाँ जी, स्किल्स ले आए, हाँ जी, नॉलेज है, हाँ, तो आप हमारी कंपनी में आप काम करो, हम आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे। ये 2 तरीके से दी जाती है। फर्स्ट, या तो फर्म के अंदर ही दे दी जाए कि कोई सीनियर इंजीनियर है, उसके नीचे आपको लगा दिया, वो आपको सिखाने लग गए। या हो सकता है कि ऑफ कैंपस, कि बहुत सारे ट्रेनीज जब हैं उन सबको ऑफ कैंपस भेज दिया जाए और वहाँ पर वो, यानी कि किसी दूसरी जगह पे भेज दिया जाए, वहाँ पर उनको सिखाया जाए उसके बारे में, दैट इज नोन एज ऑफ कैंपस ऑन द जॉब ट्रेनिंग।
ऐसे सिचुएशन के अंदर आपसे एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाएगा कि जी आप इतने साल हमारे साथ काम करोगे ताकि जो इन्वेस्टमेंट आपने उस बंदे में की है वो आपकी वापस हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हेल्थ का रोल आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि हेल्थ खराब तो ये सब नहीं ले पाएगा, हेल्थ सही है लेकिन वो बंक मार रहा है, तो क्या वो एजुकेशन ले पाएगा? क्या स्किल्स एक्सपर्टीज उसमें डेवलप होंगी? नहीं होगी। तो ऐसे में 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे अब, और ये जो प्रोसेस है एक MBBS स्टूडेंट को एक डॉक्टर बनाने का, यानी कि एक ह्यूमन रिसोर्स को एक ह्यूमन कैपिटल बनाने का, इसी को बोला जा रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हेन द स्टॉक ऑफ स्किल्स, education, expertise, knowledge is added to human resource, this process is called human capital formation। वही इसकी डेफिनेशन है कि स्किल्स, एक्सपर्टीज और नॉलेज, वो आप इसमें डालेंगे कि एक ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने की जो प्रोसेस है उसी को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। आपके अंदर, आपके चैप्टर के अंदर आप एजुकेशन को स्टडी करेंगे, हेल्थ को भी स्टडी करेंगे कुछ हद तक, लेकिन एजुकेशन का मेन रहेगा और एजुकेशन आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर लिखी गई हैं जो आपको देखनी है। अब हम देखें कि एजुकेशन कैसे रोल प्ले करेगी। देखिए, जब आप एजुकेटेड हो जाएंगे, जब आपके पास एजुकेशन होगी, आपके पास नॉलेज होगी और आप फर्स्ट स्टेप उठा लेंगे एक ह्यूमन कैपिटल बनने की तरफ। देखिए, एजुकेशन से क्या होगा, जब आप एजुकेटेड हो जाएंगे तो आपकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगी। आपकी क्वालिटी इंक्रीज होगी। कैसे? आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि किसी चीज़ को कैसे ऑपरेट करना है, आपके पास वो स्किल्स हैं, आपको जो प्रॉपर चीज़ मिलेगी तो आप उसको धीरे सीख जाएंगे, उसको आपने उसके बारे में स्टडी किया तो क्वालिटी ऑफ लेबर, यानी कि आपके अंदर जो नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, वो बढ़ जाएगी। तो जब आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो क्या आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ जाएगी? क्या आपकी काम करने की क्षमता नहीं बढ़ जाएगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब इस प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा? 2 फायदे होंगे कि सबसे पहले तो आपका जो GDP है या आपका GNP है, या आप इसको हटा करके बोलें कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो तो बढ़ेगी। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो ये आपके वेजेस को भी बढ़ा देगी, यानी कि पर्सनल बेनिफिट। सी दिस शोज आपका पर्सनल प्लस नेशनल बेनिफिट, दोनों बेनिफिट आपको दिखाए। आपका पर्सनल बेनिफिट क्या होगा? आपके वेजेस बढ़ेंगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी, और देश का क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आपके पास ये है, अब यहां पर इस बुक में सेम टू सेम पालनपुर की तरह की, क्योंकि पूरा चैप्टर स्कैटर्ड है, इस चैप्टर में भी हम रिवाइज करेंगे, उस सब चीज़ों को उठा करके एक जगह लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 2 दोस्त हैं, सकल, विकास। ये 12 साल का है, 11 साल का है, कि गांव के लोग हैं। तो सकल के जो पिताजी हैं उसको पढ़ाने लिखाने में बहुत इंटरेस्टेड है कि भाई पढ़ाई किया अगर तू, और धीरे धीरे सकल पढ़ता है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका एडमिशन हो जाता है और एक इंजीनियर बन जाता है, इसको नौकरी वगैरह मिल जाती है, अच्छी सैलरी इसको मिल रही है। इसी के साथ रहने वाला विकास के पिता की डेथ जो है वो बचपन में ही होगी, 2 साल का था ये उस समय। इसकी जो मदर है वो फिशेस सेल करके और परिवार का जो है लाइवलीहुड अर्न करती हैं। अब विकास पढ़ नहीं पाया, विकास के साथ एक और प्रॉब्लम हुई, यहाँ हेल्थ भी जुड़ेगी कि विकास आर्थराइटिस का पेशेंट हो गया, और उसके बाद ये ना पढ़ पाया, ना इससे और कोई काम हुआ, और एट लास्ट ही ऑल्सो टर्न्ड आउट टू बी अ फिशरमैन, अ फिश सेलर, कि मछलियों को जो है बेच करके ही अपना आप परिवार चला रहा है। तो देखिए, एजुकेशन का रोल कितना ज़्यादा आया, हेल्थ भी आई, लेकिन क्या एजुकेशन का रोल नहीं था? क्या सकल के पास होने वाली एजुकेशन उसके लिए बेनिफिशियल नहीं हुई? क्या उसकी क्वालिटी नहीं बढ़ी? उसकी क्वालिटी बढ़ी इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी इसलिए उसकी सैलरी भी बढ़ी, और उसके बॉस ने उसको प्रमोशन भी दिया। तो क्वालिटी ऑफ लेबर इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और ये तो आपके पर्सनल और इस तरह के बेनिफिट रहे। आपका जो है सोशल स्टेटस, वहाँ 12th में आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन मिलता है, सोशल स्टेटस भी तो पढ़ेगा कि एक एजुकेटेड और एक अलग, भाई एक गंवार इंसान का और एक पढ़े लिखे इंसान का फर्क होता है कि नहीं होता है। उसके साथ आपको क्या होगा? डिसीजन मेकिंग, आप खुद निर्णय ले पाएंगे, आपके पास एक बेटर नॉलेज होगी, आपको पता होगा निर्णय लेते समय कि ये चीज़ सही है या गलत है।
हाई सोशल स्टैंडिंग है, डिसीजन मेकिंग है, आपके पास यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या आप टेक्नोलॉजी का सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे, इनहेंस्ड टेक्नोलॉजी को, और इनोवेटिव आप बन पाएंगे। ये हमारा एजुकेशन का रहा। और अब हम देखेंगे कि एजुकेशन के लिए सरकार ने क्या क्या किया कि भाई कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए। देखिए अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए। इसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अच्छा करने के लिए, क्योंकि एजुकेशन अच्छी तो आपकी क्वालिटी अच्छी, प्रोडक्टिविटी अच्छी, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, आपके वेजेस बढ़ेंगे, हाई सोशल स्टैंडिंग होगी, डिसीजन मेकिंग आप कर पाएंगे, इनोवेटिव आप बन पाएंगे, और विकास और सकल का एग्जाम्पल हमने देखा। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए। देखिए गवर्नमेंट भी इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रही है। 1951 के अंदर हमारा जो जनरल बजट था 51-52 के अंदर, वो बजट था जी 151 करोड़, 151 करोड़ रुपीस दिए गए, अलॉट किए गए एजुकेशन को, जबकि 2010-11 के अंदर जो था वो था 3766.90 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 151 करोड़ फर्स्ट यहाँ पर आपने देखा प्लान उसमें दिए गए, और 2010 से 11 तक जो था आपको यहाँ पर ये 11th प्लान में था, ये 11th प्लान रहा 12 तक, 12 से 17 तक 12th प्लान लास्ट प्लान था। 13 प्लान नहीं है क्योंकि नीति आयोग बन गया था 1 जनवरी 2015 को, और उसके बाद प्लानिंग कमीशन एबोलिश कर दिया गया। तो आप देखिए ना कितना ड्रास्टिक चेंज है 151 करोड़ से, और आपने यहाँ पर किया 3766.90 करोड़ आपने अलॉट किए इसको। अब देखिए कि हमारी जीडीपी के प्रपोर्शन में कितना है, जीडीपी का कितना परसेंट है। उस समय की जीडीपी का 0.64%। ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कभी कभी छोटे फिगर्स इन बड़े फिगर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 0.6%, 0.64, और अब है जी 3%। क्वेश्चन कैसे आता है, बहुत बार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है। वो कहता है कि पहले प्लान, ये फर्स्ट प्लान, कि जी फर्स्ट प्लान से और 11th प्लान में जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग बढ़ा दिया गया एजुकेशन सेक्टर के लिए। फिर से समझिए कि जीडीपी के कितने परसेंट को इंक्रीज किया गया, इसके एजुकेशन के शेयर को जीडीपी में कितना इंक्रीज किया गया। पहले 0.64 था, अब 3 है, तो जब आप 3 - 0.64 करेंगे तो जो वैल्यू आपके पास निकल करके आएगी वो आंसर होगा। ऐसी सिचुएशन में आपका, देखिए यही तो बात है एक्टिव और पैसिव माइंड। पैसिव माइंड सोचेगा कि फर्स्ट प्लान 0.64, 0.64, 0.64, हाँ याद हो गया, और दूसरा कि जी 11th प्लान 3.0 तो सीधा याद हो गया। किसी को याद नहीं होगा तो वो चिट बना लेगा, कर देंगे पेपर में। लेकिन एक एक्टिव माइंड जो होगा वो सोचेगा, वो पॉसिबिलिटीज को करेगा। इसीलिए आपको सोचना है। ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से भी आंसर आपको कुछ समय तक याद रह सकता है। लेकिन क्वेश्चन बदल दिया, भाई क्वेश्चन यही तो बनेगा कि पहले और 11th में क्या, और डिफरेंस पूछ लिया तो कि कितना परसेंट इंक्रीज किया गया शेयर, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो आंसर होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप थोड़ा सा एक्टिव रहे इन चैप्टर्स में, खासकर इकोनॉमिक्स में ऐसा किया जाता है, इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर ऐसा करते हैं वो। तो ये रहा साहब। इसके अलावा क्या स्टेप लिया, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा कि एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि अप टू 5th क्लास, तो गवर्नमेंट ने प्लान किया यूनिवर्सलाइजेशन की, भाई सबके पास होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एक प्लान चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। और सर्व शिक्षा अभियान का मोटो क्या है, मोटिव, इसका एम क्या था कि 2010 तक, 2010 आते आते भारत के हर व्यक्ति के पास जो है यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए इंडिया के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन की। एलिमेंट्री एजुकेशन तो सबके पास हो एटलीस्ट। बोला ठीक है जी। और क्या स्टेप उठाए, एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ साथ सरकार ने कहा कि जी एनरोलमेंट रेशियो कितना है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितना है, GER बोला जाता है इसको। ये शॉर्ट फॉर्म्स भी याद रखें कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितना है हायर स्टडीज में।
देखिए हायर स्टडीज जो है उसका क्या मतलब है, 18 प्लस होने के बाद, यानी कि लगभग ऐसा माना जाता है कि 18 से बाद की उम्र के बाद आप कितना पढ़ते हैं, 18 से 23, 18 से 25 तक आप कितना पढ़ते हैं, वो एवरेज आपका हायर स्टडीज का आएगा कि 18 से 23 तक आप पढ़े तो 5 साल और 25 तक पढ़े तो 7 साल। तो बहुत सारी कंट्रीज में 7 है, बहुत सारी कंट्रीज में 8 है। इंडिया में क्या रहा, इंडिया में टारगेट बनाया गया कि हम 2017 तक इसको और 2020 तक 2 टारगेट बनाए गए। 2020 का इजी है कि 30% और 2017 में उन्होंने बनाया 25.2%, 25.2% और 30% ये ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का टारगेट रखा गया। टारगेट है ये, टारगेट बोला जी। और अब देखेंगे कि इन सब चीजों का इंपैक्ट क्या पड़ा। भाई आपने इतना सब कुछ किया तो इंपैक्ट क्या हुआ जी, इंपैक्ट बोला जी लिटरेसी रेट, यानी कि आपके देश में कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हैं एक लैंग्वेज में एटलीस्ट। तो लिटरेसी रेट कितना है जी, 1951 से कंपेयर करें तो उस समय लिटरेसी रेट कितना था, उस समय लिटरेसी रेट 16% था और 2011 के अंदर लिटरेसी रेट 74% था। अब वुमेन के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा कि मेल्स ग्रेटर देन फीमेल, प्लीज मेक दिस डायग्राम, मेल्स की लिटरेसी ग्रेटर देन फीमेल है कितनी, 16.1%, 16.1%। और अर्बन एरिया के अंदर मेल लिटरेसी अर्बन एरिया के अंदर ग्रेटर है फीमेल से कितनी, 16.6%। ये आपको याद रखना है कि ये अर्बन में है और ये ओवरऑल है। अब देखिए ये 16.1 है, सॉरी 16.1 ये है और 16.6 ये है, यानी कि ओवरऑल 16.6 का फर्क है और अर्बन एरिया में बात करें तो 16.1 का फर्क है। और क्या किया साहब, और किया जी गवर्नमेंट ने मिड डे मील्स, मिड डे मील कि जी बच्चे दोपहर में लंच करने जाते और वापस आते ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार इनको रखो यहाँ पे और इनके लिए मिड डे मील यानी कि जो लंच मिलेगा वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ही मिलेगा, तो मिड डे मील भी चलाया। गवर्नमेंट ने 8.68 लाख जो है स्कूल्स बनाए गए 2013-14 में, 8.68 लाख स्कूल्स हैं। और क्या है जी, गवर्नमेंट ने नवोदय बनाए जिनको जवाहर नवोदय विद्यालय बोला जाता है, जेएनवी बोला जाता है, केवीएस बनाए, और भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए। मतलब गवर्नमेंट ने इतना सब किया तो गवर्नमेंट के इन सब स्टेप्स का इंपैक्ट क्या हुआ, क्या इंक्रीज हमें देखने को मिला, क्या क्या इन्फ्लुएंस हमारे पे रहा। देखिए लिटरेसी रेट 1951 में जो हमारे पास था वो 18% था और 2011 में जो था वो 74% था। पहला इंपैक्ट। यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल है कि मेल लिटरेसी ग्रेटर देन फीमेल लिटरेसी है ओवरऑल कंट्री में 16.1%, 16.6% सॉरी 16.6% मेल लिटरेसी ओवरऑल ज्यादा है और फीमेल लिटरेसी से ज्यादा है। लेकिन अर्बन एरिया के अंदर मेल लिटरेसी ग्रेटर देन फीमेल लिटरेसी है 16.1%। ओवरऑल देखा जाए तो देश के पुरुष 16.6% ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन अर्बन एरिया में गैप 0.5% का कम है। और इतना बड़ा गैप ये है कि क्या ही बात करें साहब, इसकी 0.5% के गैप को दिखाने के लिए एनसीईआरटी ने स्पेशल से मेंशन किया है। वाह, ये 74% लिटरेसी हमने अचीव की। यहां पर भी केरला के अंदर देखिए ये एवरेज है, एवरेज के बारे में आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे 11th में कि एवरेज घुमा देता है। केरला के अंदर आया जी 94% 2011 में और बिहार के अंदर लिटरेसी रेट आया जी 62%। लो कंपेयर 62% है या 94 है, आपने एवरेज बताया 74। तो एवरेजेस के साथ भी ये दिक्कत है। तो बड़ा तो है लिटरेसी रेट बड़ा है, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्पैरिटीज भी हमें देखने को मिली। देखिए अब एजुकेशन के कुछ और फायदे भी हम देख सकते हैं। आपने एजुकेशन के पर्सनल बेनिफिट्स देखें, पर्सनल बेनिफिट्स
कि आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एट लास्ट आपके वेजेस बढ़ जाएंगे, आपकी सोशल स्टैंडिंग बढ़ जाएगी, आपकी टेक्नोलॉजी को यूज करने की पावर बढ़ जाएगी, आपके पास ज्यादा स्किल्स होंगी, आपकी बेटर सोशल स्टैंडिंग होगी, काफी सारे थे। एक और बात जो आती है वो आती है वर्चुअस साइकिल। देखिए दो चीजें आएंगी, वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल, दुष्चक्र। और यहां पर आप देखिए कि एक व्यक्ति एजुकेटेड हो गया, उसकी सारी फैमिली में वो कोशिश करेगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी एजुकेटेड बनाने की, और उनकी सोशल स्टैंडिंग्स बढ़ती चली जाएंगी। जहां विशियस साइकिल क्या करेगी, यहां एजुकेशन बढ़ेगी तो इनकी डेफिनेट अपने आप इनकी इनकम भी बढ़ेगी, फिर एजुकेशन इनके पास बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, इसके अंदर एजुकेशन का स्टेटस गिरता जाएगा। यहां पर एजुकेशन नहीं होगी, इनकम लो होगी, एजुकेशन फिर कम होगी, क्योंकि पैसा ही नहीं है पढ़ाने को। फर्स्ट जनरेशन पढ़ी नहीं, सेकंड जनरेशन को पढ़ाया नहीं क्योंकि पैसा नहीं है, फिर सेकंड जनरेशन नहीं पढ़ पाई, उसको मजदूरी करनी पड़ रही है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, पैसे नहीं है, वो बच्चों को भी साथ काम में लगा रहा है। तो यहाँ पर एक विशियस साइकिल चल जाती है, यहाँ एक वर्चुअस साइकिल चल जाती है। कोई पूछे कि जी सोसाइटी को क्या बेनिफिट है, सोसाइटी को क्या बेनिफिट, क्या सोसाइटी को कोई बेनिफिट है? देखिए एक एजुकेटेड व्यक्ति जो होता है वो सोसाइटी के लिए एक बून है, एक वरदान है, वो सोसाइटी के लिए कोई ना कोई अच्छे ही काम करेगा। एक अनएजुकेटेड पर्सन, क्योंकि एजुकेटेड के पास जो है ज्यादा समझ है, वो समझ सकता है, वो एंटी सोशल नहीं बनेगा। तो सोसाइटी को भी इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। ह्यूमन कैपिटल के सोशल बेनिफिट्स में भी आप इसको काउंट करेंगे, पर्सनल बेनिफिट्स तो आपके पास अलग होते ही चलेंगे। अब हम दूसरे फैक्टर यानी कि हेल्थ के बारे में देखेंगे। देखिए एक बहुत अच्छी बात है कि जो लेबर स्किल्स हैं, काम करने की जो आपकी क्षमता है, वो एक हेल्दी पर्सन की ज्यादा होगी या एक अनहेल्दी पर्सन की ज्यादा होगी। एक स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा काम कर पाएगा या जिसके पास जो एक बीमार व्यक्ति है, अनहेल्दी पर्सन जो है वो ज्यादा काम कर पाएगा। ज्यादा अच्छे से काम वो कर पाएगा जो स्वस्थ है, जो मेंटली फिजिकली फिट है, हेल्दी है। तो हेल्थ का मतलब होता है, हेल्दी पर्सन होता है कि एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, जनरल कि एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, एनी काइंड ऑफ इलनेस इज नोन एज हेल्थ। एक हेल्दी पर्सन के लिए ये डेफिनेशन मानी जाती है कि एक हेल्दी पर्सन वो है जिसमें कोई बीमारी ना हो। देखिए हेल्थ का हमारे से क्या लेना देना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले तो एक हेल्दी पर्सन की लेबर स्किल्स, उसकी काम करने की क्षमता, वो सब एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन की ज्यादा होगी। ये बात वेरी क्लियर है हमारे सामने। उसके बाद क्या है कि हेल्थ जब इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा, जैसे कि मैंने आपको वही एग्जांपल फिर से बताया कि एक एमबीबीएस का स्टूडेंट है, उसको डॉक्टर बनना है, एडमिशन मिल चुका है उसको, अब उसको एजुकेशन लेनी है, नॉलेज डेवलप करनी है, स्किल्स एक्वायर करनी है, एक्सपर्टीज एक्वायर करनी है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर यदि उसकी हेल्थ खराब हो जाए, यदि उसको कोई बीमारी हो जाए, इस तरह की बीमारी कि वो ये सब चीज़ एक्वायर ना कर सके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? तो आप कहेंगे कि जी नहीं बन पाएगा। ऐसे कैसे बन जाएगा? क्या हेल्थ इन सबसे इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली है। आप हेल्दी ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? आप बीमार हैं, आपको फीवर है, आप हॉस्पिटल में हैं, तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते ना। जनरल बीमारी है, आपको हल्का बुखार था, ज़्यादा हो गया, डॉक्टर के ले गए, आपका बुखार उतर गया, आप पढ़ रहे हो, दैट इज डिफरेंट। बट जनरली क्या आप पढ़ सकते हो? ऐसे नहीं। तो जब आप पढ़ ही नहीं सकते तो नॉलेज नहीं है, ऐसे कैसे डेवलप करोगे? आपने देखा कि हेल्थ ने इन सब चीज़ों पे एक रोक लगा दी एक तरीके से। तो आपने देखा कि हेल्थ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सब लेने से एक्वायर करने से आपको रोक सकती है। फिर क्या है कि जी आपके पास जो काम करने की शक्ति है, जो स्टेमिना है, जो स्ट्रेंथ है, जो एंथुजियाज्म है, वो एक हेल्दी लेबर का ग्रेटर देन है एक अनहेल्दी लेबर से। हेल्दी लेबर का ज़्यादा है अनहेल्दी लेबर से। तो ये रीजंस हैं कि हम क्यों हेल्थ पर ध्यान दें। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया। अब देखते हैं कि हेल्थ स्टेटस के ऊपर क्या कंडीशंस हैं। हेल्थ स्टेटस पूरा
इकोनॉमिक्स में 6 मार्क्स में आता है क्लास 12th के अंदर, बहुत सारा वहाँ पे फैक्ट्स और फिगर्स आप देखेंगे, यहाँ तो बहुत कम दिया गया है। देखिए हेल्थ स्टेटस की बात की जाए तो आपकी कंट्री के अंदर देखिए हेल्थ को कैसे मेजर करेंगे। कंट्री के अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एजुकेशन स्टेटस को आप कैसे मेजर करोगे, कैसे पता लगाओगे किसी जगह पे एजुकेशन अच्छी है या नहीं है, सबसे पहले आप वहां का लिटरेसी रेट देखोगे कि लिटरेसी रेट क्या है, उस कंट्री के अंदर कितने % लोग पढ़े लिखे हैं। फिर आप एनरोलमेंट रेशो देखोगे कि कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं। फिर आप ग्रोस एनरोलमेंट रेशो देखोगे कहाँ पे, हायर स्टडीज के अंदर, कि कितने बच्चे जाते हैं, ये सब चीजें देखोगे। तो हेल्थ देखने के लिए अगर आपके पास हेल्थ स्टेटस है तो उसको देखने के लिए क्या, तो आप देखोगे कि सर वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज लाइफ कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। फिर आप देखोगे कि जी वहां पर डेथ रेट और बर्थ रेट कितनी है। फिर देखोगे कि जी IMR कितनी है, इन सब के बारे में देखेंगे हम डिटेल में भी। तो अब हम देखते हैं इन 3 चीजों के बारे में। हमारे पास सबसे पहली है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एवरेज ईयर्स जितना एक व्यक्ति जी सकता है। आपके देश के अंदर देखा जाए तो 1951 के अंदर ये था 44 ईयर्स, सिर्फ 44 ईयर्स। आज यानी कि 2011 में ये जो है 68.3 ईयर्स है। इंक्रीज हुआ क्या, यहां पे आपको इंक्रीज दिख रहा है? 44 ईयर्स से 68.3 ईयर्स का इंक्रीज आपको दिख रहा है? यार लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बड़ी है। बोला दूसरी चीज देखो एक बार जी, बोला जी IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसका मतलब है कि 1000 बच्चे जब पैदा होते हैं, यानी कि 1000 बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों में से नंबर ऑफ डेथ कितनी है। मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हुए और 1000 में से 100 बच्चे मर गए, 0.1 आपकी ये आपके पास आ जाएगी IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बोला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? बोला 1951 के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 147 और आज यानी कि 2011 के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी? बोला यार इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी गिरी। अब बोला देखो जी बर्थ रेट का मतलब होता है कि 1000, देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 1000 की पॉपुलेशन पे कितनी एक साल के अंदर बर्थ हुई, कितने बच्चे पैदा हुए 1000 लोगों पर एक साल के अंदर। मान लीजिए 100 हुए 1000 पे तो कितनी आ गई? 0.1 बर्थ रेट आ गई। बर्थ रेट भी जो है अभी आपकी 20.8 चल रही है। यार बच्चे भी ठीक पैदा हो रहे हैं। बोला डेथ रेट समझिए, डेथ रेट कहता है कि 1000 लोगों की पॉपुलेशन पर एक साल के अंदर कितने लोग मर गए। 8.5 ये चल रही है। अरे यार डेथ रेट कम हुई है, IMR कम हुई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। मतलब कंट्री का ओवरऑल स्टेटस देखें तो क्या कंट्री का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हुआ है? बोला हाँ जी। ये जो होता है ना जिससे आप कंपेयर कर रहे हो बेस ईयर और आज का जो करंट ईयर है, इसके कंपैरिजन में तो हुआ है। किसी दूसरी कंट्री से आप किसी अलग कंट्री से अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी असलियत क्या है। लेकिन हमें खुद से कंपेयर करके देखें तो हमने इंप्रूवमेंट की है, इसमें नो डाउट। लेकिन अभी भी कुछ इंप्रूवमेंट की जगह है, जैसे कि केवल 301 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 381 मेडिकल कॉलेजेस और 301 जो है वो आपके पास हैं डेंटल कॉलेजेस, जो डेंटिस्ट बनते हैं डेंटल कॉलेजेस हैं। तो 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 डेंटल कॉलेजेस हैं, ये भी देखने की बात है। तो कंट्री में अब ओवरऑल कंडीशंस तो इंप्रूव हुई बट स्कोप इंप्रूवमेंट का काफी ज्यादा है। तो हमें उस इंप्रूवमेंट का वेट करना है कि कब हमारी कंट्री का हेल्थ स्टेटस और ज्यादा बढ़ेगा। हमने 2 चीजों के बारे में पढ़ा, अब हम
कुछ और जो स्कैटर्ड फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा कर। देखिए अब हम देखते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका कैसे डिवीजन किया गया है। इस चैप्टर में हल्का सा बताया गया है, क्लास 10th की सेकंड चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स में उसमें आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। देखिए इन्होंने सबसे पहला डिवीजन जो किया, फर्स्ट डिवीजन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, वो किया जी मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज वो जो आप करें और जिसके बदले आपको वेजेस मिले, यानी कि आप रिटर्न में कोई रेन्यूमरेशन लेकर के आए, वेजेस कैश में भी काइंड में भी, यानी कि आप अपने गुड्स या अपने सर्विसेज के बदले कुछ लेकर के आए, दैट इज नोन एज वेजेस, किसी और को दे करके। नॉन मार्केट एक्टिविटीज जनरली डोमेस्टिक होती हैं, सेल्फ कंजप्शन के लिए। सेल्फ कंजप्शन के लिए आपने वीट जो है वीट प्रोड्यूस किया, और आपने वीट प्रोड्यूस किया अपनी फैमिली के लिए किया जी, खाने के लिए किया जी सिर्फ, तो वो क्या है नॉन मार्केट एक्टिविटी। लेकिन आपने वीट प्रोड्यूस किया, अब वीट तो आपने खा लिया क्योंकि वीट आपकी स्टेपल डाइट है मान लीजिए, और आपने प्रोड्यूस किया राइस। आप राइस नहीं खाते, राइस को आपने मार्केट के अंदर सेल कर दिया, दैट इज नोन एज योर मार्केट एक्टिविटी। इस तरह की बातें बहुत शॉर्ट में आप समझें। दूसरा इन्होंने डिवीजन किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी आएगा क्लास 10th में आपके टर्सरी के डेवलपमेंट पे, प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट। देखिए प्राइमरी होता है बेसिक, नेचर से रिलेटेड, यहां आप बेसिक चीजों को करते हैं, यानी कि एक सही तरीके से बोला जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट करते हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग, इस तरह की जो चीजें हैं वो प्राइमरी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए बोर्ड में, खासकर कौन सी एक्टिविटी जो है वो प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी टर्शरी है। अब प्राइमरी में देखा जाए तो एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, और भी बहुत सारी है, क्वायरिंग है, उन सबको आप देखें। सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आती है, ये याद ही रहता है हमेशा ही आपको, मैन्युफैक्चरिंग। और टर्शरी के अंदर जो है, हालांकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बढ़ते हैं, इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स पीपल जो है क्लास 12th में ज्योग्राफी की बुक है, उसमें आपको क्वार्टनरी और क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। टर्शरी सेक्टर के अंदर जो चीज आती है वो आती है सर्विसेज। सर्विसेज टर्शरी के अंदर, इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी के अंदर, और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन प्राइमरी के अंदर। ये बेसिक डिवीजन इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज का किया। देखिए अब चैप्टर का एंडिंग हो रहा है, और चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए आपने देखा पीपल एज रिसोर्स और पीपल जब आपके एसेट होते हैं, लेकिन लायबिलिटी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, आपने देखा कि वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो है जी 15 से और 59 ईयर्स, इसके बीच का यदि कोई व्यक्ति काम करना चाहे एग्जिस्टिंग वेज रेट पर व्हेन वर्किंग पॉपुलेशन of a country is ready to work at prevailing wages yet not able to find a job, this situation is called unemployment.
कि जब आपकी कंट्री के वर्किंग पॉपुलेशन 15 to 59 ईयर्स ऑफ अ कंट्री इज रेडी टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेजेस, कि जी 150 रुपये वेज चल रहा है तो हम 150 पे काम करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रही है, दैट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा वो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि क्या 15 की उम्र से पहले वाले और 59 की उम्र से ज़्यादा के वाले अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस में काउंट होंगे? बोला जी नहीं होंगे। क्या 15 से और 59 के बीच में मान लीजिए कहा जाए कि 20 साल का व्यक्ति है रमन, और रमन एक स्टूडेंट है, रमन काम नहीं कर रहा है, इतना ही बोला जाए तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझना है कि एक स्टूडेंट है तो उसका प्राइमरी वर्क क्या है? स्टडीज, पढ़ना उसका प्राइमरी वर्क है। इसका मतलब ये वॉलेंटरी, एक चीज बोली जाती है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यहां से आपको निकल के आएगा वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। 15 से और 59 के बीच यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन के वो लोग जो काम करना नहीं चाहते, खुद की मर्जी नहीं करना चाहते, मुझे नहीं करना यार, तो वो लोग वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। अब इसके साथ साथ इसकी दो और टाइप्स भी हमें डिस्कस करनी होंगी, और वो फर्स्ट जो टाइप है वो है जी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लास 9th में भी आपके पास ये दोनों आएंगे, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल when people are employed, people are not finding jobs, people are not able to get work during specific time period, या किसी खास सीजन के अंदर उनको काम ना मिले, दैट इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जो कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। अब इंडस्ट्री में देखो आप 24/7 काम चलता है, कभी आओ जी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन वहां पे नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है व्हेन मोर देन रिक्वायर्ड आर एंगेज्ड। मान लो किसी एक जगह पर ये एक फार्म है, फार्म, इसके अंदर 5 लोग काम करने के लिए चाहिए, 5 लोग काम कर रहे हैं और 3 लोग और काम करने आ जाए, तो ये 3 लोग दिखे तो क्या काम करते हो, यार काम कर रहे हैं यार, इनके पास काम है, आप ये तो लगेगा कि काम मिल रहा है, लेकिन रियलिटी में ये 3 लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, कि दिख तो रहा है लेकिन रियल में ज़रूरत नहीं है इनकी, कोई प्रोडक्टिविटी में कोई खास इंक्रीज नहीं होता। इसको आप जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बारे में आप पढ़ेंगे 11th में भी, तो दैट इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस आ सकता था क्योंकि सब्जेक्टिव है ही नहीं, तो एमसीक्यू के अंदर इनका आना बहुत रेयर है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने देखा कि यहां से इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं। इस चैप्टर में एक और चीज हमें देखने को मिलेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा जो है क्रिटिकल क्यों है, इतना ज्यादा सीरियस क्यों है। देखिए जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो 2 चीजें होंगी। फर्स्ट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं जी। आप 1 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं, 1 लाख रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हैं, 1 लाख रिसोर्सेज को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता तो सोचिए आपके देश का कितना भला होता, आप कितनी तरक्की करते। दूसरा क्या है, डिपेंडेंसी रेशो। देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डिपेंडेंसी रेशो। डिपेंडेंसी रेशो के बारे में भी 12th में आप पढ़ेंगे। डिपेंडेंसी रेशो का मतलब होता है कि कितनी पॉपुलेशन, कितना भाग आपकी पूरी पॉपुलेशन का कितना % आपकी अर्निंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो खुद कोई काम नहीं करता। जब डिपेंडेंसी रेशो बढ़ता है इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, और ये दोनों ही कंट्री के लिए खराब है। और एक प्रोवर्ब भी है, एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, कि खाली दिमाग शैतान का घर, कि नौकरी नहीं मिल रही है तो हथियार उठा लिए, IAS ज्वाइन कर लिया कि मर जाएंगे, मार डालेंगे लोगों को। ऐसी सिचुएशन भी, क्या पढ़े लिखे लोग इस तरह से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कुछ पार्ट कि वो उनका हो जाए, लेकिन जनरली क्या हम जो एम्प्लॉयड लोग हैं, लोगों के पास काम है, तो सुबह उठेंगे,
सुबह उठ करके अपनी वाइफ से लड़ेंगे, फिर वो नहा धो करके अपने ऑफिस चले जाएंगे, फिर उनकी वाइफ उनको फ़ोन करेगी, आपने खाना खाया? हाँ खा लिया, फ़ोन रख दो। उसको अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, अपना काम करेगा, अपने बॉस के पास जाएगा, बॉस उसको मार देगा 2 डांट कि क्या किया है तुमने। वो फिर परेशान, वो फिर वापस आएगा, वो अपनी वाइफ से लड़ेगा, वो सो जाएगा, वो फिर उठ करके यही चला जाएगा। लेकिन खाली उसके दिमाग में आया क्या कि मैं हथियार उठा लेता हूँ, मैं मर्डर कर देता हूँ किसी का, मैं गैंगस्टर बन जाता हूँ? नहीं। लेकिन खाली पड़ा आदमी, पूरे दिन घर वाले ताने मार रहे हैं, सब ताने मार रहे हैं कि तू तो कुछ करता ही नहीं है, तू किसी लायक ही नहीं है, तो वो बंदा सोचेगा कि यार मैं क्या करूं अब। और ऐसी सिचुएशन में जब उसको लालच दे दिया जाए, लालच कि पैसे भी मिलेंगे, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबी, सर व्हेन यू हैव अनएम्प्लॉयड, यू आर अनएम्प्लॉयड, दैट मीन्स नो वर्क, एंड नो वर्क मीन्स नो इनकम। और जब पैसा नहीं है तो खाओगे क्या, पहनोगे क्या, रहोगे कहाँ पे साहब? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको लालच दिया जाता है कि आपको पैसे मिलेंगे। ऐसे बहुत से केसेस हमें देखने को मिले कि बहुत गरीब लोगों ने, और अपनी फैमिली के लिए कि कुछ है ही नहीं साहब, करें क्या हम, हमारे पास कुछ है ही नहीं, खाने को ही नहीं है, पैसा कहाँ से लाएंगे, और उनको कुछ पैसे के लालच में और उनको जो है ह्यूमन बॉम्ब्स बना दिया या लड़ने के लिए भेज दिया। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले। तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट एक छोटी चीज़ है कि बेरोजगारी बहुत छोटी चीज़ है क्या? बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज़ है साहब, कि बेरोजगारी से आपका वेस्टेज हुआ, डिपेंडेंसी रेशो बढ़ा, आपके इनकम कम होती चली गई, तो अनएम्प्लॉयड लोग क्या करेंगे फिर? अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू रेवोल्यूशन। सर वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव लिटिल ब्रेन, तो रशियन रेवोल्यूशन, जब रशियन रेवोल्यूशन पढ़ो तो सर प्लीज इस चैप्टर को याद रखना, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन यू विल सी कि लोग वहां पर सोने की जगह नहीं है सर, सोने की जगह नहीं है, तो स्टैंडिंग इन लाइन्स कि हमारा नंबर आएगा सोने के लिए, दे वर स्टैंडिंग देयर। और ऐसी सिचुएशन के अंदर, रशिया के अंदर, सर दे वेंट टू द पैलेस ऑफ मिस्टर जार निकोलस सेकंड, जार निकोलस, he was the king, Tsar Nicholas II, he was the emperor of Russia, his palace was winter palace, so people went, workers, state was divided into 2 parts, एक river थी, उसके ऊपर वाले पार्ट में यानी कि नॉर्थ में there were palaces, official buildings, सब लग्जरी है, और नीचे की तरफ क्या, वर्कर्स के क्वार्टर। सर वर्कर्स इसके पास गए कि साहब खाना, हमने खाना ही नहीं खाया है, हमें, वी नीड ब्रेड, and Tsar said to his army men, go kill them। वो बाहर आए तो उन्होंने भी हाथ मिला लिया कि मारो यार इसको, हमारी भी सैलरी नहीं थी 2 महीने से। तो अनएम्प्लॉयमेंट आपके अंदर यानी कि इनकम का ना होना बहुत बड़ी चीज है साहब। ऐसी सिचुएशन में रेवोल्यूशन होता है, एंड दिस जार पीपल कॉट हिम कि बस तुम्हारा टाइम खत्म। एंड 1917 इट वाज रशियन रेवोल्यूशन सर, 1917 रशियन रेवोल्यूशन, communists, and 1921 the formation of USSR। सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट से आपके लिए कितना ज्यादा नुकसान आपको देखने को मिला। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट को देखें हम कि कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कहां ज्यादा मिलेगी। देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा कि एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स सीजनल एम्प्लॉयमेंट, कि कुछ ही सीजन का काम मिलता है। भाई आपने हार्वेस्टिंग के टाइम पे मिल गया, उसके बाद आपने जब आपने सीड्स उसमें सो किए तब हो गया, फिर रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर अनएम्प्लॉयड। नाउ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा है। इन हार्वेस्टिंग 2 लोगों की जरूरत है और 10 लोग लगे हुए हैं, डिस्गाइज्ड हैं। अब एक और चीज देखने को मिली कि फिर एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, तो यही कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि कंट्री की 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है। यही एग्जाम्पल, ये जो फिगर है ये शो करती है कि डिस्गाइज्ड है साहब, जरूरत ही नहीं है 75% की, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो 70 to 75% पॉपुलेशन इज इन एग्रीकल्चर, तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में है। फिर हम देखें कि इंडस्ट्रीज के अंदर कितना है, तो सर इंडस्ट्री में भी देखें, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में भी देखें, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, देखिए बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, बड़ी इंडस्ट्रीज, देयर आर 2 टेक्निक्स टू प्रोड्यूस गुड्स, 2 टेक्निक्स है, 2 टेक्निक्स। फर्स्ट इज labor intensive and second is capital intensive। सर लेबर इंटेंसिव सेज कि मशीनों की इतनी जरूरत नहीं है, लोगों की ज्यादा जरूरत है।
मोर पीपल आर एम्प्लॉयड हियर, मोर एम्प्लॉयमेंट। कैपिटल, लोगों की जरूरत नहीं है, मशीनें बहुत है हमारे पास। कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स, तो कैपिटल इंटेंसिव यानी कि बड़ी बड़ी फॉर्म्स है, बड़े बड़े पावर लूम्स उनके अंदर है और काम चल रहा है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव। 1955 देयर वाज अ कमिटी, सचर, सॉरी नॉट सचर कमिटी, दैट वाज खार कमिटी, and this committee said, so this small scale industry provides most of the employment in industries, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। so this was the chapter, please do not get confused, arrange, start arranging the facts and you will see a drastic change in yourself. Thank you, thanks a lot। और अच्छा लगा तो please do subscribe the channel and share it, thanks।